नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार यादव। इससे पहले के ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के वीडियो में हमने हरित क्रांति की भूमिका को समझा था। आज हम हरित क्रांति से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे या सभी फैक्टों को देखेंगे। उन फैक्टों के उन तथ्यों का अध्ययन करने से पहले हम सब हरित क्रांति की जो पहले की भूमिका थी उसको 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने हरित क्रांति की भारत में भूमिका को देखा, हरित क्रांति के माध्यम से जो हमें लाभ हुए उन लाभों का अध्ययन किया, या हरित क्रांति की भारत में शुरुआत था उसको देखा, और भारत की जो अन्य देशों पर निर्भरता थी उसको देखा। इन सब चीज़ों को अध्ययन करने के बाद आज हम देखते हैं हरित क्रांति से संबंधित कुछ फैक्ट। आज हम पूरे फैक्टों का अध्ययन करेंगे कि हरित क्रांति को किन किन चीज़ों ने किस तरह प्रभावित किया। ये सब हम पूरे तथ्यों के साथ अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात से मतलब है कि भारत में हरित क्रांति की सोच या थिंक टैंक या थिंक कहां से आई। इसकी शुरुआत हुई थी 1963-64 में। 1963-64 में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ, भारत में हरित क्रांति का इम्प्लीमेंट कब से हुआ, ये भारत की खेती में लागू कब से हुई। तो ये लागू हुई थी 1966 और 1967 में, यानी कि 1966 और 67 में। फिर हम देखते हैं कि हरित क्रांति का जो सूत्रधार कौन थे, हरित क्रांति के प्रेरणा स्रोत कौन थे, किन की प्रेरणा से भारत में हरित क्रांति को लागू किया गया। तो वो यूएसए के नोबेल पुरस्कार विजेता थे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ये यूएसए के थे, अमेरिका के निवासी थे और नोबेल विजेता थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त था इनको, नोबेल विजेता नॉर्मन बोरलॉग। ये सोच उनकी थी। ये अमेरिका का थिंक टैंक था। उसके बाद भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ ये किसकी विचारधारा थी, ये सोच किसकी थी। तो ये फैक्ट हम लेंगे, ये प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन थे। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जो थे उनकी विचारधारा थी। उन्होंने भारत में हरित क्रांति को क्रियान्वित किया या लागू किया। और ये एम.एस. स्वामीनाथन जो थे, इनकी ये कमेटी की एक जो हरित क्रांति लागू करने की कमेटी बनी थी उस कमेटी के प्रमुख थे। तो भारत में हम कहेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पे लागू की गई। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, हमारे जो पीएम थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। वो हमारे पीएम थे, वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और उस समय के हमें कृषि और खाद्य मंत्री थे तत्कालीन, उस समय के यानी कि तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री थे बाबू जगजीवन राम जी। बाबू जगजीवन राम उस समय के खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री थे। हम आगे के फैक्ट को देखते हैं। आगे के फैक्टों में हम देखेंगे कि हरित क्रांति के माध्यम से जो हमें उपलब्धियां मिली, जो सफलता मिली, या हम कहें कि जिन उपलब्धियों को हमने प्राप्त किया उन उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। उपलब्धियों में उपलब्धि है, पहले इसको 2 भागों में बांटेंगे। उपलब्धि इसको लेते हैं ए बोलते हैं कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार। जो हमारी परंपरागत कृषि थी, जो परंपरागत खेती होती थी, उसके अंदर किन किन चीजों की सुधार की जरूरत थी, और हरित क्रांति को शुरू होने या लागू होने पर किन किन चीजों का हमें सकारात्मक पहलू को देखने मिला, सकारात्मक सुधार मिला, वो सभी फैक्ट देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, हरित क्रांति शुरुआत हुई तो भारत में पहले रासायनिक जो थे उर्वरक, उनका प्रयोग नगण्य होता था। उस टाइम होता था समथिंग 2 किलो प्रति हेक्टेयर के लगभग होता था, जो कि बीजों के लिए या खेती के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था, या कहें कि वो प्रभावी नहीं था, या कहेंगे कि उन्नति या विकास के लिए उपयुक्त नहीं था, या उसकी जो मात्रा थी, क्वांटिटी थी, उसका अनुपात ठीक नहीं था। उनमें हमने सुधार किया। तो पहला आएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक जो उर्वरक आए उनका प्रयोग बढ़ा। उसके बाद उन्नतशील बीजों का, हमने पूर्व के वीडियो में इसको देखा कि उन्नतशील बीजों में वो आएंगे कौन से बीज हमने देखे थे, हाई यील्डिंग बीज। इन बीजों की उपलब्धता बढ़ाई हमने। हरित क्रांति के जो उपलब्धियों, उनमें सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ। जो परंपरागत सिंचाई होती थी, हमारी खेती होती थी परंपरागत सिंचाई से, उस परंपरागत सिंचाई को हमने
आधुनिक सिंचाई के रूप में बदला, या सिंचाई की नई तकनीकों का क्या हम कहेंगे कि नवीन तकनीकों का, नवीन तकनीकों का, नवीन तकनीकों का विकास किया हमने हरित क्रांति के माध्यम से। पौध संरक्षण, जो पौध होती थी, जो हम क्रॉप लगाते थे, जो फसल लगाते थे, जैसे चावल की क्रॉप लगती है, फसल लगती है, उनका संरक्षण करने में हरित क्रांति बहुत ही प्रभावी हुई। बहुफसली कार्यक्रम, ये भी हमने भूमिका में पढ़ा था। बहुफसली कार्यक्रम का इसका अच्छा सा उदाहरण दिया था कि इससे फसल चक्र को गति मिलती है, और फसल चक्र से गति मिलती है तो बहुफसली कार्यक्रम क्या है, प्रबल हो जाता है या मजबूत होता है, इससे मजबूती मिली। और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, जो परंपरागत हम पहले खेती करते थे पशुओं के माध्यम से या मैन पावर के माध्यम से, उसके बजाय हमने मशीनों का प्रयोग पे ज्यादा ध्यान दिया। मशीनीकरण के माध्यम से खेती के क्षेत्र में नए आयाम प्राप्त किए। अब हम आगे के फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट, कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना, विभिन्न कृषि सेवाओं की स्थापना हुई। इन कृषि सेवा केंद्रों का कार्य यह था कि कृषि सेवा केंद्र किसान से या कृषक से संबंधित जो भी समस्या होती थी, बीज से संबंधित, मौसम से संबंधित, मिट्टी से संबंधित, ये आगे लेंगे, एक मिट्टी वाला फैक्ट आगे आएगा, मिट्टी, इन सब समस्याओं को निराकरण के लिए कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की। विभिन्न निगमों की स्थापना, विभिन्न निगम बनाए, विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया गया हरित क्रांति के अंतर्गत। और उनमें सबसे मेन जो हरित क्रांति में जो हमें प्लस पॉइंट मिला वो था 1963 में बना राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई, जो नवीन बीजों को क्या हम कहें, नए आयाम प्रदान करने में या नवीन बीजों को किसानों को उपलब्ध कराने में, इन सब चीजों में सहायक है। तो 1963 में इसकी स्थापना हुई राष्ट्रीय बीज निगम की। मृदा परीक्षण, जो क्या है, मिट्टी का परीक्षण, ये यूं है महत्वपूर्ण कि हम मिट्टी का परीक्षण करके कि मिट्टी इस फसल के लिए, कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। जैसे जायद की फसल के लिए कौन सी उपयोगी मिट्टी है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, मूंगफली की फसल के लिए कौन सी उपयोगी है, गेहूं की फसल के लिए। इन सब उदाहरणों से हम इस चीज को समझेंगे। जैसे कि हम लेते हैं कि ब्लैक जो रेगुर मिट्टी है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है। चलो आगे देखते हैं। भूमि संरक्षण, हरित क्रांति के माध्यम से भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। भूमि संरक्षण कार्यक्रम चला, और भूमि संरक्षण कार्य मेन रूप जो मुख्य रूप से चला वो इन राज्यों में चला। गुजरात, उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश में क्या चला? भूमि संरक्षण कार्यक्रम। भूमि को संरक्षण किया गया कि भूमि को कटाव को रोका जाए, चाहे वो जल से हो, वायु से हो, या और किसी को मेड़बंदी करके उन सब चीजों कटाव को, भूमि कटाव के भूमि को संरक्षण करने का कार्य किया गया। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान या कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसी क्रम में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बना पंतनगर में, जो कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। पंतनगर है उत्तराखंड में, शहीद ये है उधम सिंह नगर में, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है। फिर हम बी फैक्टर देखते हैं। इसको दो भागों में बांटा था, मैंने फर्स्ट में कहा था, शुरू में वीडियो की शुरुआत में कहा था। तो बी में देखते हैं कृषि उत्पादन में सुधार। कृषि उत्पादन, ये तो थे कृषि के क्षेत्र में संपूर्ण सुधारों को देखा। अब हम देखते हैं कि जो हरित क्रांति लागू हुई उससे कृषि उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ा। कृषि की जो है फसल की उपज बढ़ी या घटी, उन सब चीजों को देखते हैं। इसमें है कृषि उत्पादन में सुधार। कृषि उत्पादन में सुधारों को देखेंगे हम। यह है कृषि उत्पादन, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। जो उत्पादन था और उत्पादकता, इन दोनों में वृद्धि हुई। उत्पादन से मतलब जो फसल है, फसल की उत्पादनता बढ़ी, उत्पादकता बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा, यानी कि किसान की इनकम बढ़ी, ये पॉजिटिव रहा। कृषि में परंपरागत स्वरूपों में परिवर्तन, जो परंपरागत तरीके से कृषि हो रही थी उन सब स्रोतों में परिवर्तन आया। पूर्व में उदाहरण दिया कि जो मैन पावर से करते थे या पशुओं के माध्यम से खेती की जाती थी, उसका स्थान किसने लिया? मशीन ने लिया। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में लेंगे कि पहले बैल से जुताई की जाती थी, तो अब क्या है? उसके लिए मशीन आ गई, ट्रैक्टर्स आ गए। इन सब चीजों का देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कृषि बचतों में वृद्धि,
जब मैन पावर कम हो गया, कृषि वस्तुओं में वृद्धि, मैन पावर कम हो गया, मैन पावर कम हो गया तो आदमी के पास टाइम काफी रहने लगा, या टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम बढ़ा। इससे क्या हुआ, वो किसी खेती के साथ साथ पशुपालन या और अन्य भी जो उद्योग या छोटे उद्योग करने लगा किसान। इससे कृषि की उत्पादकता में वृद्धि लगी। जैसे गन्ने का खेत है, पहले उसमें मेहनत ज्यादा लगती थी, अब गन्ने के खेत में उसकी कटाई, निराई या ढुलाई में समय का बचत हुआ, तो वहीं नजदीकी छोटी शुगर मिल या कहें या छोटे कारखानों का उधर डेवलपमेंट हुआ या उनका विकास हुआ। इससे किसान की क्या उत्पादकता बढ़ी। नेक्स्ट लेते हैं हम अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती। कृषि के ये टर्म समझने की, अग्रगामी तथा प्रतिगामी, जो परंपरागत कृषि थी और नवीन कृषि पद्धति, उन दोनों में सामंजस्य हुआ, उन दोनों में बॉन्डिंग अच्छी हुई, उनके संबंध और प्रगाढ़ हुए या मजबूत हुए। इससे कृषि को अधिक मजबूती मिली या अधिक विकास मिला। अब हरित क्रांति के चरण देखेंगे कि हरित क्रांति भारत में कितने चरणों में हुई। ये फैक्ट लेते हैं, ये बहुत अच्छा फैक्ट है आज पेपर की उपयोगिता के देखते हुए। इसमें है 1966 से लेकर के 67 तक, 1966-67 से लेकर के 1980, ये सॉरी गलती 1981 तक। फिर सेकंड चरण चला 1990 से लेकर के 1990-91 से लेकर के 1996-97 तक। ये तो कृषि की हरित क्रांति के विभिन्न चरण थे। अब हरित क्रांति के प्रभावित, हरित क्रांति ने सबसे ज्यादा किन किन राज्यों को प्रभावित किया, हरित क्रांति ने किन किन राज्यों को प्रभावित किया, ये फैक्ट देखेंगे। हरित क्रांति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, सबसे ज्यादा उपज या जो बढ़ी, सबसे ज्यादा किसान की आय बढ़ी, वो है पंजाब में। हरित क्रांति ने सबसे ज्यादा पंजाब राज्य को प्रभावित किया। पंजाब में हरित क्रांति से सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी मिली या हरित क्रांति के माध्यम से पंजाब में उन्नति हुई किसान की। सेकंड हरियाणा में, सेकंड नंबर में हरित क्रांति से जो फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, वो हरियाणा प्रदेश का हुआ। थर्ड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे किसका, उत्तर प्रदेश का। फोर्थ नंबर पे बिहार का, और फिफ्थ नंबर पे हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश में भी किसानों को लाभ मिला। और सिक्स नंबर पे आंध्र प्रदेश का, और सेवंथ नंबर पे तमिलनाडु का, तमिलनाडु किसान को फायदा है। इस वीडियो के माध्यम से हमने हरित क्रांति से संबंधित सभी फैक्टों का अध्ययन किया। ये मेन फैक्ट थे, और आप सबको के लिए उपयोगी बनाने के लिए ये हमने पूर्व में नोट्स बना करके और टाइम की बचत करने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन में सभी फैक्टों को या तथ्यों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये बहुत ही प्रभावित करेंगे या प्रभावी रहेंगे। और आज 21 जून है, एक फैक्ट लेते हैं जो कि जिसपे ज्योग्राफिकल या भौगोलिक कारण कार्य करता है, जिस फैक्ट के माध्यम से हम यह सोचते हैं या मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को घोषित किया। आज 21 जून है, 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे भौगोलिक कारण यह है कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव का या उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा, उत्तरी विषुवत का सबसे बड़ा दिन होता है। ये मान्यता है कि उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होने के कारण सूर्य ताप पृथ्वी सबसे ज्यादा ग्रहण करती है, इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है। इसलिए 2014 में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा घोषणा की गई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 21 जून को। इसी आशा के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।